नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, सबसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के लिए 22 राज्यों को 60,000 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से इस रकम की इजाजत साल 2023-24 के लिए दी गई है। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश से जुड़े नियमों के सख्त करते हुए बैंक और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को एआईएफ की किसी भी योजना में निवेश करने से रोक दिया है। आरबीआई का कहना है कि ये नियम इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि एआईएफ बैंक लोन को छुपाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों के 9वें दौर की नीलामी करेगा। मंत्रालय के मुताबिक इसमें 4 राज्यों की 26 कोयला खदानें नीलाम की जाएंगी। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिरी में हरे निशान के साथ बंद हुए थे निफ्टी और सेंसेक्स। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी, प्रमुख खबरें तरीके से आर्थिक जगत की आज क्या रही वो आपने जान ली है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और खासतौर से अगर बात की जाए, आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को एआईएफ की किसी भी योजना में निवेश करने से रोक दिया है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों या एनबीएफसी का किसी लेनदार कंपनी में निवेश है। आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक और एनबीएफसी की लेनदार कंपनी का मतलब ऐसी किसी कंपनी से है जिसके पास वर्तमान में या पिछले 12 महीनों के दौरान कभी भी ऋण या निवेश जोखिम में है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये नियम इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि एआईएफ बैंक लोन को छिपाते हैं। आरबीआई ने बताया कि एआईएफ से जुड़े बैंक और एनबीएफसी के कुछ लेन देन नियामक चिंताओं को बढ़ाते हैं। आरबीआई ने कहा कि ऋणदाताओं को एआईएफ में अपने निवेश को 30 दिनों के भीतर समाप्त करना होगा। और आइए अब नजर डालते हैं जल्दी से गिफ्ट निफ्टी पर। जी हाँ, आज निफ्टी की अगर बात की जाए तो 11 अंकों के करीब बढ़ोतरी हम देख पा रहे हैं। इसमें 11.50 की जो तेजी है वो नजर आ रही है। उसके बाद 21,628 से अधिक पर ये कारोबार करता नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी की अगर खासतौर से बात की जाए। और गिफ्ट निफ्टी के बाद अगर हम नजर डालें खासतौर से सेंसेक्स पर भी, वहाँ क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। 314.78 अंकों की जो तेजी है वो नजर आ रही है। 71,751.97 जो सेंसेक्स है उसकी ओपनिंग जो है वो दर्ज की गई है। तो लगातार हरा निशान यहाँ पे नजर आता हुआ। और इसके बाद अब नजर डालते हैं निफ्टी पे भी किस तरीके से वहाँ पे आज की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। निफ्टी 50 ओपनिंग में आप देख सकते हैं 89.95 अंकों की तेजी के साथ 21,543.05 पर जो निफ्टी 50 की ओपनिंग है वो आज दर्ज की गई है। तो जानिए आपने किस तरीके से जो बाजार है वो आज खुला है तेजी के साथ। लेकिन इस दौरान जो खास अगर हम बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स को लेकर वो कौन से रहे हैं वो आज आपको बता देते हैं। टेक एचएम की बात की जाए, एलटीआईएम की बात करें, विप्रो की बात की जाए, टीसीएस, इन्फी, ये आज के टॉप गेनर्स हैं, ये आपने जान लिए हैं। टॉप गेनर्स के बाद नजर डालेंगे टॉप लॉसर्स पर भी। टॉप लॉसर्स कौन हैं आज के वो आपको बता देते हैं, जहां पे लाल निशान जो है वो नजर आ रहा है। तो देखिए टॉप लॉसर्स एमएनएम, मारुति, कोल इंडिया, टाइटन और सन फार्मा, ये आज के टॉप लॉसर्स जो हैं वो बने हुए हैं लाल निशान के साथ। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनमें फिलहाल जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। तो ये तो बात हुई कौन से टॉप गेनर्स रहे, लॉसर्स रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे खासतौर से ना सिर्फ जो दूसरे बाजार हैं उनकी स्थिति क्या रही, बल्कि ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले यूएस मार्केट की अगर बात की जाए, डॉ जोन्स की हम बात करें, S&P 500 की बात की जाए, नैस्डैक की बात की जाए, तो लगातार देखिए हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। तेज़ी जो है यहाँ यूएस मार्केट में फिलहाल बनी हुई है। तो ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट की। इसके बाद नजर डालते हैं यूरोपियन मार्केट की स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। एफटीएससी की बात की जाए, सीएसई या डेक्स की हम बात करें तो यहाँ भी लगातार जो हरा निशान है वो हमें नजर आ रहा है। यानी यहाँ भी तेजी के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। फिर खासतौर से डेक्स की बात करें, एफटीएससी की बात की जाए, लगातार इसमें तेजी है। लेकिन एशियन मार्केट का क्या हाल है, आइए उस पर भी जल्दी से नजर हम डालेंगे। यूरोपियन मार्केट के बाद जो एशियन मार्केट है उनका क्या हाल है। निकाई की हम बात करें, हैंगसेंग की बात की जाए, कॉस्पी की बात की जाए, तो यहाँ भी अच्छी खासी जो तेजी है वो नजर आ रही है। निकाई में आप देख सकते हैं 580.02 अंकों की जो तेजी है वो बनी हुई है।
तो अच्छी बात कि ना सिर्फ अगर ग्लोबल मार्केट को हम देखते हैं, एशियन मार्केट में भी अच्छी खासी जो तेज़ी है वो हमने देखी। अब आपको बताते हैं ब्रेंट क्रूड की स्थिति क्या रही। आप देख सकते हैं ये 0.03 अंकों की गिरावट जो है वो इसमें दर्ज की गई है। 79, अगर खास तौर से बात की जाए, $79.23 प्रति बैरल आज जो क्रूड का भाव है वो फिलहाल दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई मार्केट की स्थिति की, किस तरीके से मार्केट बना हुआ है। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। देश को विकसित बनाने में टूरिज्म क्षेत्र की भूमिका भी अहम रहने वाली है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टूरिज्म की तर्ज पर अब एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय कमर कस चुका है, जिसके तहत आने वाले समय में भारत ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब बन सकेगा, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के उद्देश्य से एक तरफ जहां देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मंत्रालय भी इस मुहिम में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा गुजरात में विकसित भारत 2047 और साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने के लिए विचार विमर्श करने और रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। भारत में एडवेंचर एक्टिविटी और खेलों के लिए वैश्विक बाजार बनने की अपार संभावनाएं हैं। भारत में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने की उत्कृष्ट क्षमता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश की भौगोलिक परिस्थितियां एडवेंचर टूरिज्म के अवसरों के विकास के संबंध में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करती हैं। इस पहल का आर्थिक तौर पर काफी लाभ मिल सकेगा। भारत ने वर्ष 2047 तक $3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें एडवेंचर टूरिज्म को $800 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का योगदान देने की परिकल्पना की गई है, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष 10 एडवेंचर टूरिज्म स्थलों में से एक बन जाएगा। भारत में एडवेंचर टूरिज्म के लिए 20 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन और 80 मिलियन विदेशी पर्यटकों के दौरे की आवश्यकता होगी, जिससे 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इससे देश में एडवेंचर टूरिज्म के लिए 4 बिलियन घरेलू यात्राओं द्वारा पूरक बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन बाजार में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और देश में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए ही मंत्रालय ने अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 की भी घोषणा की थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में हिस्सा भी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास के साथ ही रोजगार के हजारों अवसर भी आने वाले समय में मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अब भारत जो है वो ग्लोबल एडवेंचर एक्टिविटीज़ के हब की बात की जाए, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। पद्मश्री अवार्डी और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री अजीत बजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, और नीरज भट्ट जो को चेयरमैन है ATOI से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले यहाँ अजीत जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अब एडवेंचर जब
ग्लोबल जब देखते हैं कि कैसे ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका योगदान अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो एडवेंचर टूरिज्म का पोटेंशियल है जी। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा देश अगले 10 सालों में वी शुड बी रैंक्ड एज अमंग्स द 10 टॉप एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं 73% हिमालय रेंज हमारे देश में है जी। और 7,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। देश के हर एक राज्य में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है जी। जैसे कि हम गुजरात में थे, हमारी जो कन्वेंशन थी उसका थीम जो थी हमारी कन्वेंशन की वो थी एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स। तो गुजरात ना केवल हमारे देश की लायन स्टेट है, वहां रन ऑफ कच्छ है, और हमारी जो कन्वेंशन थी ये आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में हमने की थी जी। और इस पे हमारे जो पर्यटन मंत्रालय है भारत सरकार का मिलके एकजुट होके हमने इस बात पे काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हम अपने देश में एडवेंचर टूरिज्म को, रिस्पॉन्सिबल एडवेंचर टूरिज्म को कैसे मिलकर जी। बढ़ावा दे सकें। बिल्कुल। और साथ ही नीरज जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे जो लक्ष्य हमने रखा है कि जो शीर्ष 10 देश हैं उसमें भारत को शुमार किया जाए, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी और कैसे इनसे आगे हम निकल पाएंगे? जो देश के सामने मुख्य चुनौती है वो रेगुलेटरी सिस्टम जो एडवेंचर टूरिज्म में बहुत ही एसेंशियल है, और वो सारे स्टेट वो चुनौतियों को महसूस कर रहे हैं। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उसी के लिए पूरा एक स्ट्रेटेजी बना के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ उभर आई, और ये कन्वेंशन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वो एक प्लेटफॉर्म रख दिया सारे स्टेट के लिए कि वहां से हमारे पास रेगुलेटरी सिस्टम, कम्युनिकेशन ग्रिड फॉर द रेस्क्यू एंड कम्युनिकेशन, और उसके साथ में एक स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द गाइड्स एंड द ऑपरेटर्स हु ऑपरेट इनटू द एडवेंचर टूरिज्म। ये सारी चीज, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ये सम्मेलन के दौरान सघन चर्चा हुई, और उसी के आधार पे सारे स्टेट टूरिज्म सेक्रेटरीज से लेके अच्छे खासे स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किया। तो पूरा देश एक सेंसिटाइजेशन हो गया कि जिसकी वजह से देश में एक प्लेटफॉर्म, एक लॉन्च पैड के रूप में ये सम्मेलन उभर आया। वहां से एडवेंचर टूरिज्म जो एक हमारा मकसद बन गया, तो यहाँ से सब कोई एक प्लेटफॉर्म से हमारी शुरुआत कर सके। जी बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत, और खासतौर से जब हम एडवेंचर एक्टिविटी की बात करते हैं। अजीत जी, हालांकि प्रधानमंत्री कई बार इस बात को अपने संबोधन में कह चुके हैं कि बिजनेस टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जो रोजगार है वो कितना निकल कर आएगा, कितना रोजगार सृजन जो है इसके जरिए हो सकेगा अलग अलग राज्यों में? देखिए, हमारा जो एडवेंचर टूरिज्म है ये, जैसे कि आप जानते हैं कि ये देश के जो बिल्कुल रिमोट हिस्से हैं वहां पर होता है जी। और एडवेंचर टूरिज्म के साथ के माध्यम से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अक्सर जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वो वहां इतना पर्यटन का फोकस नहीं होता। तो अब हम मिलके हमारे पर्यटन मंत्रालय के साथ कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारी जो एडवेंचर टूरिज्म के लिए नेशनल स्ट्रैटेजी बनी है, और उसमें हमारे कुछ पिलर्स हैं, जैसे कि स्टेट असेसमेंट, रैंकिंग एंड स्ट्रैटेजी की जाएगी, स्किल्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, स्ट्रेंथनिंग एडवेंचर टूरिज्म सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, नेशनल ग्रिड है जी, डेस्टिनेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जी। तो भारत सरकार ने एक नेशनल बोर्ड फॉर एडवेंचर टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट किया है, और हम सब मिलके एकजुट होके सभी राज्यों के साथ भी, देश के सभी राज्यों को लेके हम
पर साहसिक पर्यटन एडवेंचर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी प्रयास में नीरज जी अगर देखा जाए ना सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो अलग अलग उद्योग हैं उनका एक समावेश हमें नजर आएगा, लेकिन इन सब के जरिए अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें वहां किस तरह का फायदा जो है वो नजर आ सकता है? ये जो एडवेंचर टूरिज्म है ज्यादातर नेचुरल एरिया में होता है और भारत का नेचुरल एरिया देखा जाए तो नंबर्स तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट आधा देश ऐसी जगह पे है कि जहां पे रिमोट एरिया है और रिमोट एरिया से युवाओं को माइग्रेशन करके सिटी एरिया में हमेशा अपनी खेवना रहती है। तो उसके सामने अपने जैसे कि अजीत जी ने बताया वो हमारे बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज के साथ में जंगल एरिया, नदियों का एरिया है, समुद्र किनारे हैं, तो वहां पे हमारे पास रोजगारी की बहुत कम तकें रहती है। तो एडवेंचर टूरिज्म के डेवलपमेंट में वो नेचुरल एरिया में वहां के लोकल युवाओं को स्किलिंग दे सके और पूरा स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट द डेस्टिनेशन लेवल विद द सेंट्रलाइज्ड स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके, तो एक अच्छी खासी रोजगारी की ऐसी प्रदान हो जाएगा कि उन लोगों को अपने घर में रोजगारी, एडिशनल रोजगारी मिल जाएगी और एक माइग्रेशन का भी शुरुआत हो जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा एरिया में उसके नंबर्स पूरा स्टैटिस्टिक हमें बनाना पड़ेगा और तो एक रोजगारी की सब लोगों को ऐसी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जहां पे एक संतोषकारक फैमिली वैल्यू भी बढ़ सकती है, अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं और अपने पे वो रोजगारी प्रदान कर सके, ऐसा माहौल बन सके। तो एक समृद्ध इंडिया की तरफ, समृद्ध भारत की तरफ एक हमारी प्रगति हो सके, ऐसा माहौल बन जाएगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ समृद्ध भारत बल्कि विकसित भारत की तरफ हम जो है अग्रसर होते नज़र आ रहे हैं इसके ज़रिए। और जी खासतौर से क्योंकि जब हम बात करते हैं जो खासतौर से FTA को देखा जाए या किस तरीके से जो उनकी विजिट्स को हम देखते हैं उसमें माना जा रहा है कि जो बढ़ोतरी है वो लगातार दर्ज की जा रही है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो अब तक हमने देखा है जो विदेशी सैलानी है वो जनवरी से सितंबर महीने तक ही उनका आंकड़ा ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में और किस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं वो आपको लगता है कि संचालित की जाएंगी और उनका लाभ मिलेगा? एडवेंचर टूरिज्म में मैं यही कहूंगा कि हमारे दो मेन पिलर हैं। सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट या सेफ्टी, और उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है गाइडलाइंस, तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हर एक एडवेंचर स्पोर्ट के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस निकाली हैं। दूसरा है गियर, तो जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं एडवेंचर टूरिज्म के लिए वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट होना चाहिए। तीसरा है हमारे एडवेंचर गाइड्स, तो इसमें भी स्किल डेवलपमेंट, हमारे जो एडवेंचर गाइड्स हैं उस पे बहुत फोकस दिया जा रहा है। तो और दूसरा जो पिलर है इसका एडवेंचर टूरिज्म का है वो है सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म जो है ये नेचर में होती है, प्राकृतिक एरियाज में होती है, तो हम स्ट्रिक्टली लीव नो ट्रेस इथॉस फॉलो करते हैं। यानी कि जब भी एज एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स और एज एडवेंचर टूरिस्ट जब भी हम एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाएं, जहां भी जाएं, इन इलाकों को हम बिल्कुल स्वच्छ छोड़ के जाएं। जी नीरज जी, लीव नो ट्रेस को फॉलो करें। बिल्कुल नीरज जी, ये भी एक चुनौती रहेगी कि जो हमारे जो खासतौर से प्राकृतिक संपदा हमारी है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, स्वच्छता जो है वहां भी बरकरार रहे इस दौरान। बिल्कुल, वो बहुत ही बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट में, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसको लिया जाना चाहिए। और उनके लिए एक बहुत ही जरूरी शब्द है जो कैरिंग कैपेसिटी का स्टडी करना और पूरे देश का एक उस हिसाब से एक मैपिंग हो सके कि हर डेस्टिनेशन का कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टडी होके उसी को बेस बना के वहां पे एक एक्सेस दिया जाए। तो गुजरात का ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो डेवलप्ड पूरा इलाका बनाया है और सिर्फ नहीं कि वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैच्यू सरदार पटेल का और उसके आसपास का पूरा जंगल एरिया एक आदर्श रूप के जगह के रूप में उभर आया है। गुजरात टूरिज्म के साथ भारत सरकार ने जो उसमें प्रयत्न किया है, जो ऑर्गेनाइज मैनर में हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करके उसमें उतने ही पर्यटक को जाने दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से उसका कोई
वहां पे वो जगह पूरी यानी किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो ना हो, लेकिन जिस तरह की पहल अब ये हो रही है अपने आप में वाकई बहुत अच्छी खबर ये, और खासतौर से एडवेंचर टूरिज्म के जरिए जो रोजगार का सृजन होगा उसका तो और भी ज़्यादा लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, जो हम बात कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म को लेकर, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन मंत्रालय अब कमर कस चुका है और इसके जरिए और फायदा अर्थव्यवस्था को मिलने वाला है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने बीते महीनों में भारत के बढ़ते विकास की जमकर तारीफ की है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। IMF ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की धार एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से भाग रही है। कोष ने अपनी वार्षिक आर्टिकल 4 परामर्श रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है। कोष ने अनुमान जताया है कि भारत वैश्विक विकास में 16% से अधिक का योगदान देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों की सहायता से भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने कई संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रमुख सुधार डिजिटलीकरण है, जो कि कई वर्षों से विकसित हो रहा है और इसने भारत को भविष्य में बेहतर उत्पादकता और विकास के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। IMF का कहना है कि यदि व्यापक सुधार लागू किए जाते हैं तो श्रम और मानव पूंजी के अधिक योगदान के साथ भारत में और भी अधिक विकास की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि न केवल अपने नागरिकों की मदद कर रही है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी मदद कर रही है। वहीं आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी इस रिपोर्ट पर खुशी जताई है। We think that we will do even better than what the IMF thinks. Now, what is driving this growth? Well, a lot of factors are driving this growth. There's the services sector is doing reasonably well, but there has been a significant acceleration of the industrial sector recently, which you may be aware of, and also a lot of investment that is happening. So, of course, government investment, but we are also now seeing a significant amount of corporate investment and household investment also coming through. वहीं वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित संस्थाओं ने भी IMF की इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। Overall, I think very good dialogue with the government, and we work together, all partners that are connected to the business we do, and that's how you. और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए सीधा आपको वहां ले चलते हैं।